पाकिस्तान के एक अनजान शहर की एक छोटी सी नाई की दुकान। बाहर रात का गहरा अंधेरा है और दुकान के अंदर जमीन पर गिरे हुए हैं कुछ कटे हुए बाल। देखने में ये सिर्फ कचरा लगता है, कोई भी आम इंसान इन्हें झाड़ू मारकर सीधा बाहर फेंक देगा। लेकिन क्या आप एक सेकंड के लिए भी सोच सकते हैं कि जमीन पर गिरे इन्हीं आम से बालों में पाकिस्तान का सबसे खतरनाक राज छुपा था। एक ऐसा खौफनाक राज जो अगर उस रात इस दुकान से बाहर नहीं आता तो शायद आज इंडिया का नक्शा और हमारा आने वाला कल दोनों कुछ और ही होते। दुकान के बाहर पाकिस्तानी आर्मी के गार्ड्स घूम रहे हैं और अंदर एक आदमी चुपचाप उन बालों को उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने एक सेकंड की भी गलती की या उसके हाथ थोड़े से भी कांपे तो उसकी बोटी काटकर कुत्तों को खिला दी जाएगी। आखिर एक बाल से न्यूक्लियर बॉम्ब का पता कैसे चल सकता है और कैसे इंडिया के एक अकेले जासूस ने बिना कोई बंदूक उठाए पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित किले में सेंध लगाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉ के एक ऐसे टॉप सीक्रेट मिशन की जिसे हिस्ट्री में द कहूता ऑपरेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बॉर्डर पर गोलियां नहीं चली, आसमान में फाइटर जेट्स नहीं उड़े, लेकिन एक अकेले इंडियन स्पाई ने पूरे पाकिस्तान की आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं थोड़ा पास्ट में और इस मिस्ट्री को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। बात है साल 1974 की। इंडिया ने पूरी दुनिया को एक झटका दिया था। राजस्थान के पोखरण में इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये धमाका हुआ, इसकी गूंज अमेरिका से लेकर रशिया तक सुनाई दी। लेकिन इस धमाके का सबसे बड़ा असर कहाँ हुआ होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। जैसे ही इंडिया की न्यूक्लियर टेस्ट की खबर इस्लामाबाद पहुंची, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहां की आर्मी पूरी तरह से डर गई। उनके अंदर एक अजीब सा पैनिक फैल गया था। उन्हें लगने लगा था कि अब तो इंडिया पावर में उनसे इतना आगे निकल गया है कि किसी भी दिन उनका वजूद खत्म हो सकता है। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। वो किसी भी कीमत पर इंडिया से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी आवाम, अपने देश के लोगों से एक बहुत ही फेमस और जज्बाती बात कही थी। उन्होंने ओपनली कहा था कि हम घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, चाहे हमें सड़कों पर सोना पड़े, लेकिन हम भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएंगे। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी दोस्तों, ये उनकी एक ऐसी पागलपंती वाली जिद बन चुकी थी जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन बॉम्ब बनाना कोई हलवा थोड़ी है, इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास उस वक्त ना तो ऐसी मशीनें थी, ना दिमाग और ना पैसा। तो उन्होंने सीधा चोरी का रास्ता अपनाया। यहाँ एंट्री होती है अब्दुल कदीर खान की, जिसे AQ खान कहा जाता है। ये आदमी उस वक्त नेदरलैंड्स की एक टॉप सीक्रेट लैब में काम करता था। वहाँ एडवांस न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स थे। सेंट्रीफ्यूज वो मशीन है जो यूरेनियम को बॉम्ब के काबिल बनाती है। AQ खान ने चालाकी से उन टॉप सीक्रेट डिजाइन्स को चुरा लिया। वो चुपचाप वापस पाकिस्तान आ गया। उसने अपनी गवर्नमेंट को बोला कि मेरे पास बॉम्ब बनाने का पूरा फॉर्मूला है, मैं आपको बॉम्ब बना कर दूंगा, बस आप मुझे पैसा और एक सेफ जगह दो। पाकिस्तान तो डेस्परेट था, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे खौफनाक सीक्रेट प्रोजेक्ट। अब सवाल ये था कि ये सीक्रेट फैसिलिटी बनाई कहाँ जाए। अगर अमेरिका को भनक लग गई तो वो हेवी सैंक्शंस लगा देंगे, और अगर रॉ को पता चल गया तो इंडियन एयरफोर्स उस पर बॉम्ब गिरा सकती है। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी ने एक आइसोलेटेड जगह चुनी, एक छोटा सा पहाड़ी इलाका जिसका नाम था कहूता। ये जगह इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन यहाँ आम लोगों का आना जाना बिल्कुल मना था। पाकिस्तान की आर्मी ने कहूता को एक अभेद्य किले में बदल दिया था। फैसिलिटी के चारों तरफ बहुत बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई थीं, जिन पर करंट वाले तार लगे थे। आसमान से हमला ना हो इसलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और खतरनाक मिसाइल्स फिट कर दी गई थी। दिन हो या रात 24 घंटे आर्मी के बेस्ट कमांडोज वहां पेट्रोल करते थे। उस प्लांट के ऊपर के आसमान को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया। किसी भी प्लेन को उड़ने की परमिशन नहीं थी। गलती से भी कोई भटक जाता तो बिना वार्निंग गोली मारने के ऑर्डर्स थे। और अंदर जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स दिन रात काम करते थे, उनकी हालत अजीब थी। वो बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं थी। वो उस फैसिलिटी के अंदर कैदियों की तरह थे।
पाकिस्तान के जनरल्स को लग रहा था कि उनका सीक्रेट पूरी दुनिया से छुपा है। उन्हें लगता था कहूता तक एक हवा का झोंका भी उनकी इजाजत के बिना नहीं जा सकता, लेकिन वो रॉ को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। इधर दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर्स में हलचल हो रही थी। रॉ को कुछ ऐसी बातों की भनक लगने लगी थी जो नॉर्मल नहीं थी। रॉ के जो अंडरकवर एजेंट्स यूरोप और मिडिल ईस्ट में फैले हुए थे, उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही थी कि पाकिस्तान की कुछ फ्रंट कंपनीज चुपचाप ऐसी सेंसिटिव मशीन्स और पार्ट्स खरीद रही हैं जो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में यूज होते हैं। रॉ के टॉप बॉसेस समझ गए कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई ठोस सबूत या कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ शक के बेस पर आप किसी देश पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इंडिया को एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए था। उन्हें जानना था कि पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है और किस जगह पर। रॉ ने अपने पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क को एक्टिवेट किया। कई महीनों की मेहनत और हजारों छोटी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के बाद आखिरकार उन्हें एक टिप मिली। उन्हें सिर्फ एक अनजान सा नाम पता चला, कहूता। जैसे ही ये नाम दिल्ली पहुंचा, रॉ को समझ आ गया कि गेम कहां चल रहा है। अब चैलेंज ये था कि उस फैसिलिटी के अंदर घुसा कैसे जाए। रॉ ने अपने सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस्ड एजेंट्स को इस इम्पॉसिबल काम के लिए भेजा। ये एजेंट्स पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी मिटाकर एक नया रूप लेकर पाकिस्तान गए। कोई बिजनेसमैन बन गया तो कोई आम मजदूर, लेकिन महीनों तक अपनी जान खतरे में डालकर कोशिश करने के बाद भी उन्हें उस फैसिलिटी के अंदर का कोई सिंगल सबूत नहीं मिला। जब सीधे रास्ते से काम नहीं बनता, तब अपना दिमाग अलग तरीके से लगाना पड़ता है। एक अकेले रॉ एजेंट की कहानी यहां से शुरू होती है। उसने एक बहुत ही माइनर डिटेल नोटिस की। उसने देखा कि उस स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर काम करने वाले कुछ टॉप साइंटिस्ट्स महीने में सिर्फ 1 या 2 बार बाहरी दुनिया में आते हैं। वो आते थे एक छोटी सी आम सी नाई की दुकान पर सिर्फ अपने बाल कटवाने। यही वो छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जिसने इस एस्पियोनाज कहानी का रुख बदल दिया। हमारे उस एजेंट को साइंस का बेसिक रूल पता था। जब कोई इंसान किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में लंबे टाइम तक काम करता है, जहां हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जैसे एनरिच्ड यूरेनियम का यूज होता है, तो रेडिएशन उस साइंटिस्ट के सर के बालों में हमेशा के लिए कैप्चर हो जाता है। उस एजेंट ने एक शातिर प्लान बनाया। एक दिन जब कहूता के टॉप साइंटिस्ट्स उस दुकान पर बाल कटवा कर गए, तब हमारा एजेंट वहीं बाहर मौजूद था। जैसे ही साइंटिस्ट बाहर निकले, दुकान वाले ने जमीन पर गिरे हुए बालों पर झाड़ू लगाना शुरू किया। हमारे एजेंट ने बहुत ही होशियारी से, ध्यान भटकाते हुए, बहुत तेजी से जमीन पर गिरे हुए उन कचरे जैसे बालों में से एक छोटा सा गुच्छा उठा लिया। उसने जल्दी से उन बालों को एक प्लास्टिक के पाउच में डाला और अपनी पैंट की पॉकेट में छुपा लिया। एक छोटी सी गलती और मौत तय थी, लेकिन उसने डर पर काबू पाया। बाल तो मिल गए थे, अब इन्हें सेफली इंडिया लाना सबसे बड़ा टास्क था। रॉ ने एक सीक्रेट रूट तैयार किया था। कई रातों तक बिना सोए, कई खतरों को पार करते हुए वो एजेंट एक सेफ बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू वापस इंडिया पहुंच गया। जैसे ही वो प्लास्टिक का छोटा सा पाउच इंडिया आया, उसे सीधे दिल्ली की टॉप लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। कुछ दिनों की डीप टेस्टिंग के बाद लैब ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा था कि उन कटे हुए बालों के अंदर वेपन्स ग्रेड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के ट्रेसेस मिले हैं। पाकिस्तान वहां कहूता में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। हमारे उस एक स्पाई की हिम्मत की वजह से आज इंडिया के पास दुनिया के सामने रखने के लिए सॉलिड सबूत था। तो दोस्तों, ये था द कहूता ऑपरेशन का असली सच। एक ऐसी थ्रिलर स्टोरी जो बताती है कि दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती है। एक सच्चे स्पाई को एक्शन मूवीज की तरह गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका सबसे बड़ा हथियार उसका शांत दिमाग होता है। आज भी उस एजेंट का असली नाम किसी को नहीं पता। वो हिस्ट्री के पन्नों में हमेशा के लिए एक अनसंग हीरो बनकर रह गया, जिसे कभी कोई मेडल नहीं मिला। उम्मीद करता हूं कि आपको रॉ के इस कहूता ऑपरेशन की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल फ्रीम डॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।